हेलो लर्नर्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण और आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए लेक्चर के साथ। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व। जैसा कि हम देख सकते हैं, संसार की कुछ अर्थव्यवस्थाएं विकसित हैं, कुछ अर्थव्यवस्थाएं अर्ध विकसित हैं और कुछ अर्थव्यवस्थाएं अल्प विकसित हैं। इसके साथ साथ कुछ अर्थव्यवस्थाओं ने, अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें, तो काफ़ी तेज़ी से अल्प विकास से विकास का सफर तय किया है। और कुछ अर्थव्यवस्थाएं आज के दिन भी जो विकास है उसकी सीढ़ी पे सबसे नीचे हैं। तो वो कौन से निर्धारक तत्व हैं जो किसी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं, उनको जानना जरूरी है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से तत्व हैं जो किसी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व हैं वो केवल आर्थिक नहीं होते, गैर आर्थिक भी हो सकते हैं यानी होते हैं। तो जो आर्थिक विकास के आर्थिक निर्धारक हैं उनमें उस कंट्रीज के नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, पूंजी निर्माण की स्थिति, मार्केटेबल एग्रीकल्चर सरप्लस और बहुत सारे तत्व हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे, जिनकी नेचर इकोनॉमिक है और जो आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। लेकिन उतने ही इम्पोर्टेंट जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो भी हैं। और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में उस देश की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है, सामाजिक राजनीतिक स्थिति है, उसकी सांस्कृतिक जो स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, करप्शन की स्थिति है उस कंट्री में, वो जो हैं वो नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स हैं जो किसी देश की आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर मैं बोयर का प्रोफेसर बोयर का एक स्टेटमेंट बताना चाहता हूँ। उनके अनुसार जो मेन डिटर्मिनेंट्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, उन्होंने बताया है एप्टीट्यूड, एबिलिटी, क्वालिटीज, कैपेसिटीज एंड फैसिलिटीज। तो इसमें उन्होंने जो आर्थिक और अनार्थिक सब तत्वों को शामिल किया है। और उनके अनुसार जो अभिवृत्ति, योग्यताएं, गुण, क्षमताएं और सुविधाएं जो हैं किसी देश की आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले आर्थिक विकास के आर्थिक निर्धारकों के बारे में डिस्कस करते हैं, जो आपके इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूटिलाइजेशन। नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूटिलाइजेशन, प्राकृतिक संसाधन किसी कंट्री में कितने हैं और उनका यूटिलाइजेशन किस तरीके से होता है। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो किसी कंट्री की डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूटिलाइजेशन, यानी नेचुरल रिसोर्सेज हैं कितने और उनका हम किस तरीके से यूज करते हैं, कितना बेहतर यूज करते हैं, ये जो दोनों तत्व हैं ये किसी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो प्राकृतिक वातावरण से प्राप्त होने वाली जो सारी चीज़ें हैं जिनका मनुष्य अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है, उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज कह सकते हैं। यानी नेचुरल रिसोर्सेज जो है कोई भी चीज़ हो सकती है जो मनुष्य को उसके वातावरण से मिलती है और जिसको वो अपने लाभ के लिए यूज़ कर सकता है। नॉर्मली हम नेचुरल रिसोर्सेज में जो लैंड एरिया है वो एक नेचुरल रिसोर्सेज हो गया हमारा। इसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ सोयल है, फॉरेस्ट वेल्थ है, रिवर सिस्टम है, मिनरल्स हैं, ऑयल रिसोर्सेज हैं, तेल वगैरह जो है, और इसके साथ साथ गुड क्लाइमेट को भी हम एक नेचुरल रिसोर्सेज मान सकते हैं। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनकी अवेलेबिलिटी और इनका यूटिलाइजेशन किसी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। इसके बारे में लुईस का कहना था कि अगर बाकी चीज़ें दो देशों में समान हों, एक नेचुरल रिसोर्स रिच हो और एक नेचुरल रिसोर्सेज से पुअर हो, तो उस कंडीशन में जो उस देश के नागरिक हैं उनके पास इस चीज़ की संभावना ज़्यादा है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज रिच कंट्री है उनके साधनों का बेहतर प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर किसी कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज कम हैं तो हो सकता है उसके आर्थिक विकास की गति तेज ना हो, जो तेजी से विकास ना कर पाए। यहाँ पे मैंने हो सकता है शब्द का यूज़ किया क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज से डेफिशिएंट हैं और विकसित हो गए हैं, और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज रिच हैं और फिर भी वो अल्प विकास की स्थिति में है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है। और जो नेचुरल रिसोर्सेज डेफिशिएंट होते हुए भी जो विकसित हो गया, उसमें हम जापान का एग्जाम्पल नॉर्मली लेते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो एक नेसेसरी कंडीशन तो है इकोनॉमिक ग्रोथ की, लेकिन अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। यानी नेचुरल रिसोर्स होना ही अपने आप में विकास की कोई गारंटी नहीं है, उनका यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना भी जरूरी है। दूसरा, जिन
चीज़ों को आज के दिन हम नेचुरल रिसोर्सेज नहीं समझते हैं। हम समझते हैं कि ये जो कंट्री है ये नेचुरल रिसोर्सेज रिच नहीं है, लेकिन हो सकता है उसके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका एक आगे के समय में इतना अच्छा यूज सामने आ जाए कि उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज रिच कंट्री कह सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। जैसे कि हम पेट्रोल का एग्जांपल नॉर्मली ले सकते हैं कि पेट्रोल पहले आज से 100-125 साल पहले इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं थी, इतने ज़्यादा यूजेज नहीं थे। जो जो यूजेज बढ़ते गए तो जिन कंट्रीज़ में पेट्रोल है या जो ऑयल है, रादर पेट्रोल नहीं, जो ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, तो ऑयल रिच कंट्रीज़ आज से कुछ समय पहले का मतलब है 100-150 साल पहले तक वो नेचुरल रिसोर्सेज रिच नहीं माने जाते थे, लेकिन आज के दिन वो नेचुरल रिसोर्सेज रिच है। अब दूसरा जो फैक्टर है इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन। जनसंख्या और मानवीय संसाधन जो हैं वो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। यानी जिस कंट्रीज की ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा विकसित होंगे या वो तेज़ी से विकास कर पाएंगे, और जिन कंट्रीज के ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा विकसित नहीं होंगे तो वो विकास कम कर पाएंगे। पॉपुलेशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ का, लेकिन वो पॉजिटिव भी काम कर सकता है और वो एज ए हर्डल भी काम कर सकता है। अगर पॉपुलेशन जो है उसकी ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा विकसित नहीं है तो पॉपुलेशन एक बर्डन के रूप में इकोनॉमी पे आ सकता है, जिसके कारण उसके आर्थिक विकास की गति रुक सकती है। लेकिन अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है या ज़्यादा है और ह्यूमन रिसोर्सेज काफ़ी विकसित हैं तो उसमें जो उसके मानवीय संसाधन हैं वो अपने आप में एक पूंजी होंगे और वो उस देश के आर्थिक विकास को तेज़ी से कर पाएंगे। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनमें पहला तो है फिजिकल लेबर। फिजिकल लेबर से हमारा मतलब है कि श्रमिकों की संख्या कितनी है, नंबर कितना है, वो कितने घंटे काम करते हैं और उनके काम की गहनता कितनी है, वर्क इंटेंसिटी कितनी है। केवल ज़्यादा मात्रा में फिजिकल लेबर होना अपने आप में हम ये नहीं कह सकते कि लेबर जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा है। उसके साथ साथ वो कितने घंटे काम करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट उनके काम की गहनता कितनी है, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। नॉर्मली ये माना जाता है कि अगर किसी कंट्री में सस्ते, चीप और स्किल्ड लेबर हैं तो उनके कारण जो एंटरप्रेन्योर हैं वो ज़्यादा मात्रा में उद्योग लगा पाएंगे और जिसके कारण जो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया है वो तेज़ी से हो सकती है। तो पहला तो है जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसमें फिजिकल लेबर है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है मानवीय पूंजी, या वो जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसकी स्किल्स कितनी हैं। जब हम मानवीय पूंजी या कुशलता की बात करते हैं तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि उनके दिमाग में ज्ञान कितना है और हाथ में हुनर कितना है। अगर ये दोनों ज़्यादा हैं तो हम कहेंगे कि ह्यूमन कैपिटल विकसित है, और अगर विकसित होगी तो जिन कंट्रीज़ में ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा विकसित हैं वो तेज़ी से विकास कर जाएंगे, और जो कंट्री अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को ज़्यादा तेज़ी से विकसित नहीं कर पाएगा, ज़्यादा तेज़ी से उनका विकास नहीं कर पाएगा, तो उनकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड है वो कम होगी। तो जो ह्यूमन कैपिटल है या स्किल फॉर्मेशन है उसके में गुड हेल्थ का होना ज़रूरी है, क्योंकि एक हेल्दी व्यक्ति है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है, ज़्यादा देर तक काम कर सकता है, उसकी वर्क इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी एजुकेशन और ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। अगर उसकी एजुकेशन और ट्रेनिंग नहीं होगी तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो विकसित नहीं हो पाएंगे। इसके साथ साथ इनोवेशन, नव परिवर्तन होना जरूरी है। प्रोफेसर शुम्पीटर ने कहा था कि जो नव परिवर्तन है वो आर्थिक विकास का इंजन है। नए आविष्कार करना और नए आविष्कारों का प्रयोग करना इनोवेशन कहलाता है। तो जो कंट्री ज़्यादा इनोवेटिव होंगे, जिनके ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा इनोवेटिव होंगे, वो तेज़ी से विकास कर जाएंगे, और जहाँ नहीं होंगे उनके विकास की गति जो है वो कम होगी। इसके साथ साथ एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व है वो है उद्यमशीलता और संगठन। उद्यमशीलता किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी है। हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन उद्यमी की पढ़ते आए हैं कि उद्यमी या एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है जो उत्पादन के साधनों को, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करता है और उनसे काम करवाता है, प्रोडक्शन की प्रोसेस करवाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप होने से ही कैपिटल का यूज होगा, एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा ही हमारी जो लैंड है उसका यूज होगा, और इसी तरीके से जो हमारी लेबर है उसका भी यूज तभी होगा, कैपिटल का भी यूज तभी होगा और लैंड का भी यूज तभी होगा जब एंटरप्रेन्योर होंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी एक महत्वपूर्ण
रोल अदा करता है किसी देश के आर्थिक विकास में। तो ये था हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो किसी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रभावित करता है वो है फिजिकल कैपिटल रिसोर्सेज, यानी भौतिक पूंजी संसाधन। भौतिक पूंजी संसाधन किसी देश के आर्थिक विकास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसमें दो तत्व हैं, एक तो पूंजी की उपलब्धता, यानी जो पूंजी निर्माण है वो कितना है और किस गति से पूंजी निर्माण हो रहा है, कैपिटल किस रेट से अकुमुलेट हो रही है, वो किसी देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। नॉर्मली जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है। एक है कैपिटल डीपनिंग और दूसरी है कैपिटल वाइडनिंग। पूंजी गहनता और पूंजी का विस्तार, दो चीजें हैं। तो इनके आधार पर पूंजी विस्तारण के द्वारा जो कैपिटल वाइडनिंग है और कैपिटल डीपनिंग है, किसी कंट्री के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। कैपिटल डीपनिंग का मतलब होता है कि जो श्रमिक हैं उनको बेहतर मशीनें देना, बेहतर पूंजी संसाधन उपलब्ध कराना, उसको हम कैपिटल डीपनिंग कहते हैं, यानी अच्छी मशीनों पर काम करने के लिए दें। कैपिटल वाइडनिंग का मतलब होता है कि जो श्रमिक हैं उनको ज़्यादा मशीनें दें, हम ज़्यादा मात्रा में मशीनें दें, उनकी क्वालिटी जो अगर हम इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं तो कैपिटल डीपनिंग है। लेकिन अब पूंजी है ही नहीं, हम जो कटाई का काम है वो हाथों से ही कर रहे हैं, फसल कटाई का काम, तो हमें ज़रूरी है कि कुछ छोटी छोटी मशीनें ज़्यादा मजदूरों को दें ताकि वो मशीनों से कृषि का काम करें, हाथों से ना करें। तो ये कैपिटल वाइडनिंग है। कैपिटल वाइडनिंग या पूंजी विस्तारण का मतलब है कि श्रमिकों को काम करने के लिए ज़्यादा मशीनें उपलब्ध कराना। अगर हम ऐसा कर पाएंगे, जो कंट्री ऐसा कर पाती हैं, कैपिटल डीपनिंग और कैपिटल वाइडनिंग, वो अपने प्रोडक्शन को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा पाएंगे और आर्थिक विकास की गति तेज होगी। और जो ऐसा नहीं कर सकते, जो पूंजी निर्माण जिन कंट्रीज में लो होता है, वो कंट्री बहुत तेज़ी से डेवलप नहीं कर सकते, उनकी डेवलपमेंट जो है वो स्लो होगी, वो फास्ट नहीं हो पाएगी। इसके बाद बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे जापान है। वो तेज़ी से विकसित इसलिए कर पाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पूंजी निर्माण काफ़ी तेज़ गति से कर पाया, वहाँ भौतिक पूंजी निर्माण की गति तेज़ हुई। तो उस अवस्था में फिजिकल कैपिटल रिसोर्सेज जो हैं वो किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। अब कैपिटल फॉर्मेशन होगी कैसे, तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो रियल सेविंग, वास्तविक बचत कितनी है, देन मोबिलाइजेशन ऑफ दोज सेविंग्स, हम कितने फास्ट उन सेविंग्स को मोबिलाइज कर सकते हैं, यानी उनको इकट्ठा कर सकते हैं। तो रियल सेविंग्स, जो नॉर्मली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें रियल सेविंग्स काफ़ी कम होती हैं। जैसे हमने पढ़ा था, नरकसे ने कहा कि टैक्सेज लगाइए, आप डेफिसिट फाइनेंसिंग कीजिए, जिनके द्वारा आप ज़बरदस्ती बचा सकते हैं। यानी पहला तो बचत होना जरूरी है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कैपिटल फॉर्मेशन का, वो उस बचत को इकट्ठा करना जरूरी है। जैसे कि जो लोगों के पास छोटी छोटी बचतें हैं, कुछ स्कीम चला के उनको इकट्ठा किया जा सकता है। बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, या जो हमारा शेयर मार्केट है जिसको जॉइंट स्टॉक कंपनीज कहते हैं, वहाँ से जो बचते हैं उनको इकट्ठा किया जा सकता है। और तीसरा, इनका इन्वेस्टमेंट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। हमें पता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, नहर, सड़क, यातायात, संचार के जो साधन हैं उनको हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। एजुकेशन, हेल्थ और ऐसे जो साधन हैं उनको हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए तीनों फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो बस्तों का होना जरूरी है, फिर बस्तों का इकट्ठा होना जरूरी है, और अगला है आपका इन्वेस्टमेंट। अगर जो कंट्री ये कर पाए वो तेजी से विकास कर जाएंगे, और जो कंट्री ये ऐसा नहीं कर पाए उनके विकास की गति जो है वो काफ़ी कम होगी। तो फिजिकल कैपिटल रिसोर्सेज के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कैपिटल आउटपुट रेशियो, पूंजी उत्पाद अनुपात। यानी हम पूंजी का प्रयोग कितना बेहतर तरीके से करते हैं, वो किसी भी देश की आर्थिक विकास की गति को प्रभावित करता है। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब है कि किसी एक यूनिट का आउटपुट करने के लिए हमें कितनी मात्रा में कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। यानी जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि इंडिया का जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो 3.5:1 है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ₹1 के उत्पादन करने के लिए हमें ₹3.5 की पूंजी की आवश्यकता है। यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो हमारा 3.5:1 हो जाएगा। ये 5 भी हो सकता था, यानी ₹1 का उत्पादन करने के लिए हमें 5 पूंजी की इकाइयों की जरूरत पड़ सकती थी। ये 2 भी हो सकता था, यानी ₹1 का उत्पादन करने के लिए हमें सिर्फ 2 यूनिट पूंजी की जरूरत पड़ती। तो ये कैपिटल आउटपुट रेशियो है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है। कैपिटल आउटपुट रेशियो जिन कंट्रीज का
जितना कम है। इसका मतलब ये है कि वहाँ जो प्रोडक्शन है वो उतना ही इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज हो रहा है, यानी प्रोडक्शन एफिशिएंसी वहाँ ज़्यादा है, इसलिए कैपिटल आउटपुट रेशियो कम है। और जहाँ ये कैपिटल आउटपुट रेशियो ज़्यादा है वहाँ कैपिटल का यूटिलाइजेशन सही नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जिन कंट्रीज का कैपिटल आउटपुट रेशियो लो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर जाएंगे, और जिन कंट्रीज का कैपिटल आउटपुट रेशियो हाई है, इन्वेस्टमेंट हाई होते हुए भी अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो हाई होगा तो आउटपुट कम होगी। तो इसके कारण ये ज़रूरी है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो को कम किया जाए। जितना ज़्यादा कम होगा आर्थिक विकास की गति उतनी ही तेज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन कंट्रीज़ का एक कैपिटल आउटपुट रेशियो लो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर जाएंगे, काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो जाएंगे, और जहाँ ये ज़्यादा है उनके डेवलपमेंट की स्पीड जो है वो कम है। कैपिटल आउटपुट रेशियो के लिए ये फार्मूला नॉर्मली हम यूज करते हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी जो होती है वो होती है सेविंग रेशियो या इन्वेस्टमेंट रेशियो और कैपिटल आउटपुट रेशियो के बराबर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये अगर लो हुआ, कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर लो हुआ, कम हुआ, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब जितना ज़्यादा कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा, इन्वेस्टमेंट चाहे उतना ही हो। मैंने दो कंट्री हैं, 100 करोड़ रुपीज़ का सपोज वो निवेश करते हैं या बचत करते हैं, तो जिन कंट्रीज का कैपिटल आउटपुट रेशियो 3 होगा वो 33 करोड़ रुपीज़ अपनी जीडीपी में ऐड करेंगे, और जिनका 5 होगा वो केवल 20 करोड़ रुपए ऐड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल आउटपुट रेशियो जितना कम होगा वो देश उतना ही तेज़ी से विकास कर पाएंगे। इसको हम इस डायग्राम के द्वारा भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमने रेट ऑफ कैपिटल ग्रोथ लिया है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ आउटपुट लिया है। ये हमने इस रे से, जो ओ ए रे है, इससे कैपिटल आउटपुट रेशियो दिखाया जो हाई है। हाई क्यों है? क्योंकि जैसे हम मान लो यहाँ पे 2 पॉइंट अगर लेते हैं तो जो रेशियो है ये आपका कैपिटल आ जाएगा, ये आपकी आउटपुट आ जाएगी। इसके बाद मान लो किसी कंट्री के कैपिटल ग्रोथ जो है वो 5% है और कैपिटल आउटपुट रेशियो ओ ए रे के द्वारा दिखाया गया है, तो उसकी जो ग्रोथ है आउटपुट की वो 1% है। अब मान लो अगर ये कैपिटल आउटपुट रेशियो लो होता, जैसे कि यहाँ हमने दिखाया, कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है अगर ये लो होता तो उस कंडीशन में क्या होता? उस कंडीशन में 5% रेट ऑफ कैपिटल ग्रोथ के साथ ही जो आउटपुट ग्रोथ है वो ज़्यादा होती, तो यानी लगभग अगर मैं दिखाऊं न्यूमेरिकली तो 3% होती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिन कंट्रीज का कैपिटल आउटपुट रेशियो लो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर जाएंगी, और जिन कंट्रीज का कैपिटल आउटपुट रेशियो हाई है उनके ग्रो करने की संभावनाएं जो है वो कम है। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो भी एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस का। अगला है आपका बाजार का आकार। जैसा कि हमें पता है साइज ऑफ मार्केट, बाजार का आकार, कि बाजार का आकार जितना अधिक होता है, बाजार का आकार का से हमारा मतलब है इकोनॉमी में डिमांड। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी प्रोडक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, उसकी स्केल ज़्यादा होगी, और प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा तो जो स्पेशलाइजेशन है उसकी संभावनाएं ज़्यादा होंगी। डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन ज़्यादा होगा, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की संभावनाएं ज़्यादा होंगी, और ये अगर ज़्यादा होंगी तो जिन कंट्रीज़ का साइज ऑफ मार्केट बड़ा है वो उन कंट्रीज़ की जो ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से हो सकती है, क्योंकि उसके कारण डिवीजन ऑफ लेबर होगा और स्पेशलाइजेशन होगा, तो जो एफिशिएंसी है प्रोड्यूस करने की वो तेज़ी से बढ़ेगी, और उसके कारण ये कंट्रीज जो हैं वो तेज़ी से विकसित कर जाएंगे। इसके विपरीत जिन कंट्रीज का साइज ऑफ मार्केट कम है तो वहाँ पर श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की संभावनाएं नहीं होंगी, लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन की संभावनाएं नहीं होंगी, कार्य कुशलता कम होगी और वो देश तेजी से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो जो बाजार का आकार है वो किसी देश के आर्थिक विकास को काफ़ी अधिक प्रभावित करता है। नेक्स्ट है हमारा जो ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमिक एजेंसीज, यानी विकास प्रेरक आर्थिक एजेंसियां। जो तीव्र गति से विकास है किसी कंट्री का, वो उस कंट्री की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एजेंसीज हैं, अगर वो ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, जैसे बैंक हो गए, वित्तीय और जो हमारी निवेश संबंधी संस्थाएं हैं, या हमारी प्लानिंग की जो संस्थाएं हैं, वो अगर विकास प्रेरक होंगी तो उस कंट्री का ग्रोथ जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो जाएगी। मान लो सरकार की राजकोषीय नीतियां हैं, सरकार की मौद्रिक नीति है, अगर वो ग्रोथ प्रेरक होगी, ग्रोथ ओरिएंटेड होगी, तो वो कंट्री काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर जाएंगे। और जिन कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं या इकोनॉमिक एजेंसीज हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर वो ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं होंगे तो उन कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी कम होगी, या वो कंट्री काफ़ी धीरे धीरे ग्रो कर पाएंगे। तो ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमिक एजेंसीज एक अन्य इम्पोर्टेंट
पहलू है किसी देश के आर्थिक विकास को निर्धारित करने में। नेक्स्ट है आपका विकासात्मक नियोजन या डेवलपमेंट प्लानिंग। अल्प विकसित देशों के लिए विकास के लिए जो नियोजन है उसका काफ़ी महत्व है। नियोजन से हमारा मतलब है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अपने देश के संसाधनों का एक केंद्रीय योजना अधिकारियों के द्वारा उनकी उपलब्धता को देखते हुए कुछ निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित समय में किस तरीके से यूज होगा उसको हम डिसाइड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि डेवलपमेंट प्लानिंग। तो जो कंट्री बहुत बेहतर तरीके से प्लानिंग कर पाए, डेवलपमेंट प्लानिंग कर पाए, वो काफ़ी तेजी से ग्रो हो गए, और जिन कंट्रीज की प्लानिंग फ्लॉड रही या कर नहीं पाए तो उन कंट्रीज की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो काफ़ी स्लो होगी। तो डेवलपमेंट प्लानिंग जो है किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर या व्यावसायिक संरचना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस देश के लोग कहाँ कामों में लगे हुए हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो विकसित देश होते हैं वहाँ ज़्यादा लोग कहाँ लगे होते हैं? टर्सरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में लगे होते हैं, यानी उद्योग धंधों में और सेवा क्षेत्र में लगे होते हैं। इसके विपरीत जो अल्प विकसित देश हैं उसमें ज़्यादातर लोग खेती में लगे हुए होते हैं, प्राथमिक व्यवसायों में लगे हुए होते हैं, क्योंकि प्राथमिक व्यवसायों में उत्पादकता काफ़ी कम होती है। इसके कारण अगर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर प्राइमरी सेक्टर ओरिएंटेड है तो वो कंट्री काफ़ी तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसके विपरीत जहाँ पे इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर पाएंगे या इस स्ट्रक्चर को चेंज कर पाएंगे। पहले तो शुरुआत में तो सारे कंट्रीज जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर पे ही डिपेंडेंट रहे हैं, लेकिन जितनी तेज़ी से वो अपनी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को चेंज कर पाएंगे उतनी तेज़ी से वो ग्रो करेंगे। नॉर्मली हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को कई बार आर्थिक विकास के मेजरमेंट के रूप में भी लेते हैं कि जिन कंट्रीज की ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो हम कहते हैं वो कंट्री विकसित हैं। तो इस तरीके से भी इसको हम यूज करते हैं। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। नेक्स्ट है आपका टेक्निकल प्रोग्रेस, तकनीकी प्रगति। तकनीकी प्रगति किसी देश की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। टेक्निकल प्रोग्रेस या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से हमारा मतलब क्या है? इससे हमारा मतलब है कि तकनीकी हमारा ज्ञान कितना है और उसका हम कितना बेहतर उसको हम अप्लाई कर पाते हैं। नॉर्मली अगर टेक्निकल प्रोग्रेस की आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखोगे तो वो ये है कि साधन उतने ही हों और अगर आपका उत्पादन बढ़ जाए तो हम कहेंगे कि वहाँ टेक्निकल प्रोग्रेस हो रही है। रिसोर्सेज नहीं बढ़े और हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, या प्रोडक्शन उतना ही है, हमारे रिसोर्सेज हम कम यूज कर रहे हैं, तो ये दोनों कंडीशन जो है टेक्निकल प्रोग्रेस की कंडीशन है। तो जब किसी कंट्री का टेक्निकल प्रोग्रेस होगा, जो टेक्निकल प्रोग्रेस ज़्यादा होगा तो साधन कम होते हुए भी वो ज़्यादा तेज़ी से विकसित हो पाएंगे। इफेक्ट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस हम देख सकते हैं कि ये मान लो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है AB, हमने स्टैंडर्ड कर्व है, कई बार देखा हुआ है इस कर्व को। AB हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। अब ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम अगर बाहर की तरफ शिफ्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इनकम बढ़ रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ के फलस्वरूप मान लो उसका आर्थिक विकास हो रहा है। तो जो कंट्रीज टेक्निकल प्रोग्रेस करेंगे तो साधन अगर उतने ही हैं, साधन नहीं भी बढ़ते, एक तो साधनों के बढ़ने के कारण ये बाहर शिफ्ट हो सकता है। स्टैंडर्ड जब हम शुरुआत करते हैं पीपीसी को जानने की तो हम यही डिस्कस करते हैं कि ये पीपीसी बाहर तब दो कारणों से शिफ्ट हो सकता है, या तो हम साधन ज़्यादा यूज करें और अगर साधन उतने ही हैं तो केवल टेक्निकल प्रोग्रेस के कारण ये बाहर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो टेक्निकल प्रोग्रेस क्या करेगी? इस कर्व को बाहर की तरफ शिफ्ट कर देगी, यानी AB से ये CD हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि टेक्निकल प्रोग्रेस के कारण जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी दिए हुए साधनों में कंट्री जो है वो ज़्यादा मात्रा में जो प्रोडक्शन कर पाएगा। अब टेक्निकल प्रोग्रेस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? पहला तो ये है कि हम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को इकोनॉमिक गेन्स के लिए यूज करें। इसके बाद जो हमारी अप्लाइड साइंसेज हैं, जो हम पढ़ रहे हैं उसके फलस्वरूप इनोवेशन और इन्वेंशंस हों, और ये जो इनोवेशन और इन्वेंशन हुए इनका फिर यूटिलाइजेशन हो। सिर्फ इनोवेशन और इन्वेंशन करने से कुछ नहीं होगा, इनका हमें लार्ज स्केल पे यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। जो कंट्री ऐसा कर पाएंगे, इनोवेशन और इन्वेंशन कर पाएंगे, उनका लार्ज स्केल पे यूटिलाइजेशन कर पाएंगे और इकोनॉमिक गेन के लिए उसको यूज करेंगे, तो वो कंट्री काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर जाएंगे। और जो कंट्री ऐसा नहीं कर पाएंगे उनके विकास की गति जो है वो कम होगी। इसके बाद किसी कंट्री की जो टेक्निकल प्रोग्रेस है उसके लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है? पहला तो रिसर्च में बहुत ज़्यादा मात्रा में निवेश होना चाहिए, मेकिंग प्रोविजंस फॉर लार्ज इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च। देन
ability to realize the possibility of using scientific invention and innovations for commercial uses and expansion and diversification of the market for its product। अगर कुछ जो कंट्री ये कर पाएंगे वो तेजी से ग्रो करेंगे और जो नहीं कर पाएंगे उनकी ग्रोथ की रेट कम होगी। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल डिटर्मिनेंट्स हैं, यानी आर्थिक विकास के अंतर्राष्ट्रीय निर्धारक हैं। कोई भी देश जो है वो अपने केवल डोमेस्टिक रिसोर्सेज के दम पे विकसित नहीं हो सकता, उसे जो हमारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं वो यूज करने पड़ेंगे। तो द एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन sustaining the economic development, they may include growing export earnings so that we can finance our imports. Then next is increasing flow of foreign capital, वो FDI के रूप में भी हो सकता है, वो FPI के रूप में भी हो सकता है, यानी सीधा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन जरूरी है, जिसके फलस्वरूप जो विकसित देश हैं वो अल्प विकसित देशों को फाइनेंस अवेलेबल करवाएं एड के रूप में, तो वो कंट्री तेजी से ग्रो कर पाएंगे, जो अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा पाए, जो एफडीआई को अट्रैक्ट कर पाएंगे या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाएंगे, और जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन का लाभ उठा पाएंगे और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स का लाभ उठा पाएंगे, जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ है, वो तेजी से ग्रो करने की उनकी संभावना ज़्यादा है, बाकी कंट्री की संभावनाएं जो हैं वो कम होंगी। तो ये आर्थिक तत्व थे। आइए अब हम किसी देश के आर्थिक विकास में गैर आर्थिक निर्धारकों के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने और विशेषज्ञों ने समय समय पर किसी देश के आर्थिक विकास में जो गैर आर्थिक निर्धारक हैं, गैर आर्थिक तत्व हैं, उनके महत्व पर प्रकाश डाला है। यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट ग्रुप के अनुसार इकोनॉमिक प्रोग्रेस विल नॉट ऑकर अनलेस द एटमॉस्फेयर इज फेवरेबल टू इट। और वो एटमॉस्फेयर फेवरेबल कब होगा? जब उस देश के लोग विकास की इच्छा करें और इसके साथ साथ वहाँ का सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और जो राजनीतिक स्थितियाँ हैं वो विकास के फेवरेबल होनी चाहिए, तभी वो देश प्रोग्रेस करेगा। तो ये जो सारे तत्व हैं ये गैर आर्थिक तत्व हैं जो किसी देश के आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी है। इसी तरीके से केरन कोर्स के अनुसार डेवलपमेंट इज नॉट गवर्नड इन एनी कंट्री बाई इकोनॉमिक फोर्सेज अलोन एंड द मोर बैकवर्ड द कंट्री द मोर दिस इज ट्रू। According to him, the key to development lies in man's mind, in the institution in which their thinking finds expression, and in the play of opportunities on ideas and institutions, विचार और संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण है किसी देश के आर्थिक विकास के लिए। तो केन कोर्स के अनुसार भी किसी देश के आर्थिक विकास में अनार्थिक तत्व जो हैं वो काफ़ी अधिक महत्व रखते हैं। इसी तरीके से राइट के अनुसार किसी देश के आर्थिक विकास के लिए और उसकी आर्थिक वृद्धि के लिए जो तत्व हैं उनकी प्रकृति गैर आर्थिक और गैर भौतिक होती है, और उनके अनुसार इट इज स्पिरिट इटसेल्फ दैट बिल्ड्स द बॉडी, यानी आर्थिक विकास रूपी शरीर के अंदर जो गैर आर्थिक तत्व हैं वो आत्मा की तरह होते हैं। इसी तरीके से नरकसे के अनुसार इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ मस्ट टू डू विद ह्यूमन एंडोवमेंट्स, सोशल एटीट्यूड्स, पॉलिटिकल कंडीशंस एंड हिस्टोरिकल एक्सीडेंट्स। ये भी सारे नॉन इकोनॉमिक हैं बाय नेचर। तो आइए अब हम थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले किसी देश के आर्थिक विकास के लिए उस देश के लोगों में विकास की इच्छा होनी जरूरी है, क्योंकि उसकी इच्छा के फलस्वरूप ही विकास की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और उसी के कारण वो एक्सेलरेट होगी। इसलिए किसी देश के आर्थिक विकास के लिए उसके देश के लोगों में आर्थिक विकास की इच्छा होनी जरूरी है, और क्योंकि उस देश के लोगों को आर्थिक विकास की प्रक्रिया के दौरान कुछ कष्ट और असुविधाएं उठानी पड़ सकती हैं, लेकिन उनको अपनी तरफ से प्रयत्न करना जरूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी देश के आर्थिक विकास में उस देश के नागरिकों में विकास की इच्छा होना जरूरी है। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले कहा था, केरन कोर्स ने कहा था कि विकास असंभव है यदि वह लोगों के दिमाग में स्थान नहीं रखता। अगर लोगों के दिमाग में स्थान नहीं है विकास का, उनकी इच्छा नहीं है, तो विकास संभव नहीं है। इसी तरीके से जो शिक्षा का विस्तार है वो भी एक महत्वपूर्ण नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। प्रोफेसर क्रोस के अनुसार शिक्षा आर्थिक उन्नति के लिए विचारों में क्रांति लाती है। एजुकेशन प्रोवाइड्स स्टिमुलस टू इकोनॉमिक ग्रोथ एज इट टीचेज ऑनेस्टी, patriotism and adventure. Thus, education is working as an engine for economic
डेवलपमेंट। इसी तरीके से प्रोफेसर सिंगर का कहना था कि शिक्षा में निवेश केवल अधिक उत्पादन ही नहीं देता, बल्कि उसके जो प्रतिफल होते हैं वो बढ़ते हुए होते हैं। इस प्रकार शिक्षा मानवीय पूंजी निर्माण और सामाजिक उन्नति के अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और ये जो दोनों तत्व हैं किसी देश के आर्थिक विकास के लिए जरूरी हैं। इसी तरीके से किसी देश के आर्थिक विकास के लिए जो राजनीतिक और वैधानिक इन्वायरमेंट है वो कंडूसिव होना जरूरी है। तो ये भी एक इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। जिन देशों में राजनीतिक और वैधानिक जो वातावरण है, राजनीतिक वातावरण स्थिर है और कानून व्यवस्था ठीक से काम कर रही है, तो वो देश जो है वो तेज़ी से प्रोग्रेस कर जाएंगे। और जिन देशों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है या लीगल सपोर्ट नहीं है डेवलपमेंट प्रोसेस में, तो वो उन कंट्रीज़ की जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी कम होती है, और वो क्योंकि इन्वेस्टमेंट उनमें कम हो पाएगा। इसलिए लेजिस्लेचर और जुडिशरी दोनों को साथ साथ काम करना चाहिए, और पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये दोनों तत्व जो हैं किसी देश के आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी हैं। इसी तरीके से किसी देश के सोशल और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं, जो सामाजिक और संस्थागत तत्व हैं, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो अगर हमारे सामाजिक जो संस्थाएं हैं, संस्थान जो हैं, जैसे कि सामाजिक संस्थाएं जो हैं, जैसे कास्ट सिस्टम है, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ऑफ लाइफ है, इरेशनल बिहेवियर है, अगर ये हैं, या जॉइंट फैमिली सिस्टम है, अगर ये अवेलेबल हैं, तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगी, उसकी गति में ये जो है वो अवरोध करेंगे। इसलिए किसी देश के आर्थिक विकास के लिए जो सोशल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस होने ज़रूरी हैं, तभी उस देश का आर्थिक विकास हो पाएगा। इसलिए मॉडर्न वैल्यूज़ ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट हैं किसी देश की आर्थिक उन्नति के लिए। जो कंट्रीज़ अपने सोशल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप को चेंज कर पाएँ वो तेज़ी से ग्रो कर जाएंगे, जो नहीं चेंज कर पाएंगे वहाँ पे विकास की गति कम होगी। इसी तरीके से किसी देश के आर्थिक विकास में जो कल्चरल फैक्टर्स हैं, जो सांस्कृतिक तत्व हैं, वो भी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, क्योंकि साउंड कल्चरल सेटअप बिल्डअप बेटर नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। जब हम नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात करते हैं उसमें कल्चरल फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। यदि किसी देश के लोगों के जो सांस्कृतिक मान्यताएं हैं वो विकास प्रेरक हैं तो वो तेज़ी से ग्रो कर जाएंगे। लेकिन कुछ कंट्रीज जो हैं जिनका जो आर्थिक विकास को धर्म के विरुद्ध मानते हैं, तो उस कंडीशन में उनकी जो ग्रोथ है वो फास्ट नहीं हो पाएगी, उनकी ग्रोथ की स्पीड जल्दी नहीं हो पाएगी। जो दो देश अंधविश्वास को छोड़ के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे वो जल्दी से प्रोग्रेस कर जाएंगे, और जहाँ संस्कृति इस तरीके की होगी कि वो विकास को रोकने का प्रयास करेंगे, विकास को अपने धर्म के, अपनी संस्कृति के खिलाफ समझेंगे, तो वहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी कम होगी। इसी तरीके से किसी देश के विकास के लिए भ्रष्टाचार से मुक्ति होनी जरूरी है। अल्पविकसित देशों में हर स्तर पर पाए जाने वाला जो भ्रष्टाचार है उसके कारण कर चोरी होती है, गलत लोगों को लाइसेंस दिए जाते हैं, यानी भ्रष्टाचार से मुक्ति जो है किसी देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो जो देश भ्रष्टाचार को समाप्त करके आगे बढ़ पाए वो तेज़ी से ग्रो कर जाएंगे, और जो नहीं कर पाएंगे वो तेज़ी से ग्रो नहीं करेंगे। किसी देश के आर्थिक विकास में कानून और व्यवस्था की स्थिति का भी महत्वपूर्ण रोल है। जिन देशों में कानून और व्यवस्था की स्थिति सही है वो कानून और व्यवस्था को बनाए रख सकते हैं, जहाँ कानून का राज है वो तेज़ी से प्रोग्रेस कर जाएंगे, और ऐसा अगर नहीं है तो उनकी प्रोग्रेस जो है वो तेज़ी से नहीं होगी। इसी तरीके से किसी देश के आर्थिक विकास में जो उसकी प्रशासनिक एफिशिएंसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार की जो नीतियां हैं उनको लागू करना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या जो आर्थिक उन्नति के लिए, सामाजिक सुधारों के लिए जो भी प्रयास हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू होने हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्लैकनेस जितनी कम होगी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस उन कंट्रीज़ की उतनी ही अधिक होगी, और जहां एडमिनिस्ट्रेटिव स्लैकनेस ज़्यादा होगी वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड जो है वो कम होगी। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं, जिन देशों के इंडस्ट्रियल रिलेशंस कॉर्डियल हैं वो कंट्री जो हैं आपस में तेज़ी से ग्रो कर जाएंगे, और जहाँ पर इंडस्ट्रियल जो रिलेशंस हैं वो कॉर्डियल नहीं हैं, औद्योगिक लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो वहाँ उद्योग प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे और सेवा क्षेत्र का भी प्रोग्रेस नहीं होगा, और जो एग्रीकल्चर से ट्रांसफॉर्मेशन है लेबर का इंडस्ट्री की तरफ वो नहीं हो पाएगा। इसके फलस्वरूप जो देश हैं वो आर्थिक विकास तेज़ी से नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी देश के आर्थिक विकास में जो औद्योगिक रिश्ते हैं मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच में वो सौहार्दपूर्ण जितने ज़्यादा होंगे, कोई जो देश जो है वो इतनी तेज़ी से प्रोग्रेस करेंगे, और जहाँ अगर ऐसा नहीं है उनके विकास की गति कम होगी।
तो ये कुछ हमारी आपके पास रीडिंग का मटेरियल है जिनसे आप रेफ़र कर सकते हैं, मैंने भी रेफ़र किया है। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है।